वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और खास करके उन छात्र छात्राओं के लिए जो बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनकी परीक्षा कैसे होगी, कैसे प्रश्न आएंगे मिड टर्म की परीक्षा में। आपको मात्र 4 टॉपिक्स बताऊंगा, अगर उनको आप लोगों ने पढ़ लिया और उनके बारे में कुछ मात्रा में आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया और थोड़ा सा आपने इन टॉपिक्स को चाहे गूगल पर सर्च कर लिया, अगर आपको अभी आपके पास किताब नहीं है, आपके पास सीरीज नहीं है और आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन इनमें से लगभग 2 टॉपिक तो हमने पढ़ा ही रखा हूं ऑलरेडी यूट्यूब पर ही, आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर आप देख सकते हो उसको, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे और चैप्टर्स की वीडियो आती रहेंगी आपकी बिल्कुल फ्री में। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब पढ़ाऊंगा, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ओके, तो सोशियोलॉजी मिड सेमेस्टर जो बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है मिड टर्म वाली, उसमें आपको किस किस प्रकार के प्रश्नों का सामना करने पड़ेगा, मात्र 4 टॉपिक्स आपको बताऊंगा। पहला टॉपिक्स आपका है, आइए हम चर्चा कर लेते हैं। कोई भी विश्वविद्यालय हो, किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, बीए थर्ड सेमेस्टर में है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप पढ़ रहे हो, तो आपको बिल्कुल भटकने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं आ चुका हूं आप लोगों के साथ और निश्चित तौर पर आपको बहुत ही अच्छे अंक दिलवाने में ये वीडियो आपकी मदद करेगा। सोशियोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर, बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो हो रहा है उसके लिए मैं बता रहा हूं, जो स्टार्ट है। चलिए देखिए, पहला टॉपिक है आपका सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, दूसरा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन के कारक, तीसरा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन के प्रकार और चौथा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। यानी कुल मिलाकर के ओवरऑल आपको सामाजिक परिवर्तन को समझना है। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट, सामाजिक परिवर्तन के जो रीजंस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनको जानना है। इसके अलावा काइंड्स यानी कितने प्रकार से परिवर्तन होता है समाज में, उसको हमको समझना है और उसके सिद्धांत यानी विद्वानों ने कुछ सिद्धांत दिए हैं। तो बस इतना हमको तैयार कर लेना, निश्चित तौर पर आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर 5 प्रश्न आपका पूछा जा रहा है तो उनमें से आप आसानी से 3-4 प्रश्न कर सकेंगे। वैसे 2 ही करने को बोलेगा, 3 बोल दिएगा तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो बस इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी तो आपके लिए भी, लिखित होगी तो भी, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। जिनमें से शुरुआती 2 टॉपिक्स यानी कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा और सामाजिक परिवर्तन के कारक, इस पर वीडियोस आपकी बन चुकी है। बोर्ड पर मैंने विधिवत तरीके से हर एक पहलुओं पर चर्चा करी, आप लोग देख लीजिएगा। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा का मतलब सामाजिक परिवर्तन क्या है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या होता है, इसकी परिभाषा लोगों ने कैसे दी है, उसके बारे में हमने मैकाइवर पेज की परिभाषा, किंग्सले डेविस की, जॉनसन की, जोन्स की, इन तमाम प्रकार की परिभाषाओं को समझा। तो कुल मिलाकर के सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। समाज में हमारे सभी व्यवहार किसी न किसी सामाजिक नियम से प्रभावित होते रहते हैं, आए दिनों आप देखते होंगे। तो हम अपने सामाजिक मूल्यों के अनुसार कुछ चीज़ों को अच्छा समझते हैं, कुछ को बुरा समझते हैं और तमाम प्रकार के फैक्टर होते हैं जो इन पर प्रभाव, जैसे कि आयु, लिंग, नातेदारी, इस एक प्रकार से प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति, ये सब हमारे जो है संबंध इनसे होते हैं और इन्हीं संबंधों में खास करके अलग अलग तरीके के संबंध होते हैं। इन्हीं संबंधों में परिवर्तन होता है, सामाजिक मूल्यों में, नैतिक मूल्यों में, सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, सोशल संरचना है, उसमें परिवर्तन होता है। बस इसी प्रकार के परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन करते हैं। कुल मिलाकर के जब कभी भी सामाजिक नियमों में, सामाजिक मूल्यों में, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन देखे जाते हैं तो उस प्रकार के परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं एग्जाम में पूछी जाती रही हैं, तो कॉन्सेप्ट में ही उसको हम ये सब सामने बता दिया। सामाजिक परिवर्तन की कई विशेषताएं, जैसे कि पहली विशेषता, सामाजिक परिवर्तन का संबंध सामाजिक संरचना तथा व्यवस्था दोनों से होता है, यानी कि सिस्टम से भी है, सोशल सिस्टम एंड सोशल स्ट्रक्चर दोनों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसके अलावा एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है सामाजिक परिवर्तन, ये चलती रहती, यूनिवर्सल होती है। ठीक, इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य होता है, मैकाइवर पेज ने इसकी पुष्टि करी है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक होता है, इसको फिचर महोदय ने बड़ी अच्छी तुलना करी है इसके बारे में। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, तुलनात्मक होता है। एक तुलना की जाती है कि फलानामक समाज में कितना परिवर्तन हुआ, हमारे समाज में कितना परिवर्तन हुआ, या इसी प्रकार से किन मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है और कैसे हो रहा है, किन परिस्थितियों में हो रहा है, किन परिस्थितियों में तब हुआ था और किन परिस्थितियों में आज हो रहा है, यानी एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन की एक निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि इतने समय बाद में ये चीज परिवर्तित हो जाएगा, ये हम बिल्कुल तथ्य के साथ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा
सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सोशल चेंज इज अ यूनिवर्सल जो है वर्क। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल क्रिया है, यूनिवर्सल एक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन हमेशा होता रहता है, प्रत्येक समाज में होता है, कोई समाज इससे बचा नहीं है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन एक गुणात्मक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है? एक गुणात्मक प्रक्रिया है। ठीक, यानी कि आप देखेंगे सामाजिक परिवर्तन एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि इसमें आप देखिएगा धीरे धीरे क्वालिटी अच्छी होती जाती है। मतलब कि गुणात्मक प्रक्रिया है, अच्छे से मतलब एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा अच्छाई से और अच्छाई की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर, अच्छाई से और अच्छाई, और अच्छाई से बहुत अच्छाई की ओर, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में हो सकती है, अधिक तरह से देखी गई है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय और रेखीय प्रतिरूप आपको मैंने बताया ही चैप्टर में, यानी सामाजिक परिवर्तन चक्रीय रूप से होता है। एक तो मौसम, जैसे मौसम की तरह तुम तो बदल ना जाओगे, यानी कि चक्रीय परिवर्तन का मतलब होता है आज ठंडी है, फिर कल क्या होगी, गर्मी आएगी, फिर बरसात, फिर ठंडी, गर्मी, बरसात, एक प्रकार से चक्र में परिवर्तन। रेखीय परिवर्तन क्या कि पहले आपका पंखा मतलब कि हैंड फैन था, बेना था, उसके बाद में क्या हुआ, पंखे का विकास हुआ, पंखे के बाद में फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कूलर आई, कूलर के बाद में एसी आई, एसी के बाद में और भी कोई चीज़ आ सकती है आगे। तो ये तमाम प्रकार के परिवर्तन, यानी आविष्कार वगैरह जितने भी होते हैं सब ये रेखीय परिवर्तन में होती है। इसके अलावा तमाम प्रकार की चीज़ें, तो सामाजिक परिवर्तन के तमाम सारी चीज़ें हैं, सामाजिक परिवर्तन के कई सारे प्रतिमान हैं, मैंने सारी चीज़ों को बताया था। और इसके अलावा अब अगला पॉइंट्स आपका होता है भाई सामाजिक परिवर्तन के बाद में हमने सामाजिक परिवर्तन की सारी चीज़ों को समझा दिया। आप लोग वीडियो चैप्टर 1 चैप्टर 2 की जरूर देख लीजिएगा, नहीं बहुत परेशान हो जाएंगे आप, उसको जरूर देख लीजिएगा, अंत तक देखिए, 2 से 3 बार देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ी हुई है। ठीक, इसके अलावा अगला आपका टॉपिक है, अगला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन के कारक। कारक माने होता है फैक्टर, यानी कि एक प्रकार से फैक्टर्स जो होते हैं सोशल चेंज के, वो कौन कौन से होते हैं। कई सारे फैक्टर्स होते हैं सामाजिक परिवर्तन का, जैसे जननांकिकीय कारक होता है। जननांकिकीय कारक में जब देखते हैं जनसंख्या में वृद्धि होती है या जनसंख्या में कमी होती है, जनघनत्व में वृद्धि, जनघनत्व में कमी हो गई, तो इसी प्रकार से किसी समाज की जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि या ह्रास होना जननांकिकीय परिवर्तन या जननांकिकीय कारक होता है सामाजिक परिवर्तन का। ये बात पिट्रिम सोरोकिन ने भी मोहर लगाई है। कुल मिलाकर के बहुत सारे विद्वान, जैसे कि आप देखिएगा प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, बोर्डिन, जे.एस. मिल, ह्यू, मैडम स्मिथ, ये सब लोग जननांकिकीय कारकों को एक बढ़िया फैक्टर मानते हैं समाज में परिवर्तन लाने का। इसके अलावा जैसे कि जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गई, आप्रवास उत्प्रवास हो गया, कोई या तो भारत में आकर के रह रहा है तो उसको हम कहते हैं आप्रवास, कोई भारत से बाहर जाकर के उत्प्रवास। तो इस प्रकार से क्या होता है, आप्रवास और उत्प्रवास, दूसरे स्थान से व्यक्ति जब हमारे समाज में प्रवेश करता है तो उसको आप्रवास, और जब हमारे समाज से व्यक्ति किसी दूसरे समाज में प्रवेश करता है तो उसको उत्प्रवास। मैंने वीडियो में क्लियर समझाया है। इसके अलावा जनसंख्या की रचना कैसी है, जब इन सभी परिवर्तन होता है तो ये जननांकिकीय कारकों के तहत समाज में परिवर्तन होता है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर होता है प्रौद्योगिकीय कारक, यानी कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी आपको पता होगा आज आपके समाज में ही नहीं, आपके जीवन में भी मूलभूत परिवर्तन ला चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके जो है दिमाग में या आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले जो काम हम हाथों से करते थे मशीनों ने ले लिया, इस प्रक्रिया को हम यंत्रीकरण कहते हैं। कृषि की नवीन प्रविधियों का विकास हो गया, टेक्निक्स आई एग्रीकल्चर में बहुत सारे। पहले हम हल से जोतते थे, समय ज़्यादा लगता था, अब हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। इसके अलावा गेहूं कटाई की मशीन, धान कटाई की मशीन, तमाम प्रकार की चीज़ें, उन्नत किस्म की बीजों का विकास हो चुका है। इसके अलावा आप देखते हैं परिवहन और नए नए साधनों का विकास हो चुका है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं बड़े आराम से। जो है बस का विकास, रेल का विकास, हवाई जहाज का विकास, तमाम प्रकार की चीज़ जो है हमको मिल गई। इसके अलावा संचार में आप देखिए पहले जो है टेलीफोन तार, पहले चिट्ठी उठी जाती थी, उसके बाद टेलीफोन तार है, तमाम प्रकार की चीज़ें आई। इसके बाद में फिर आप देखिए फ़ोन आ गया। अब तो ऐसा फ़ोन आ गया कि आप दिल्ली में बैठे हैं और अब यहाँ आप किसी अयोध्या के किसी छोर पर बैठे हैं, आराम से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है, ग्रुप में बात कर सकते हो, कई प्रकार की चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और इस प्रकार से तमाम प्रकार के जो है आणविक शक्ति का भी विकास हुआ, प्रौद्योगिकी ज्ञान में संचार हुआ, कई सारी चीज़ें हुई जिसके कारण से क्या हो, समाज में मूलचूल परिवर्तन हुई। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक भी बहुत सारे हैं। सांस्कृतिक विलंबना हो गई, प्रौद्योगिकी विलंबना हो गई, परिसंस्कृतिकरण हो गया, संस्कृति का प्रसार हो गया, नवाचार हो गया, सांस्कृतिक संघर्ष हो गया। ये तमाम प्रकार के ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वैचारिक परिवर्तन हुआ, विचारों में परिवर्तन, संस्कृति में परिवर्तन। जब एक कोई संस्कृति का व्यक्ति हमारे संस्कृति में आ गया तो उसकी संस्कृति आएगी, मिलेगी हमसे, हम किसी दूसरे के यहाँ गए, वहाँ सीख करके अपनी संस्कृति में लागू किया। या इसी प्रकार से आप देखिए जब दो संस्कृतियाँ एक साथ रहती है तो दोनों के बीच में संघर्ष होता है, उस स्थिति में मतलब एक प्रकार समाज में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो हम कहीं
कहीं बाहर सीख करके आएंगे तो समाज में परिवर्तन करेंगे, या कहीं बाहर जाएंगे या हमारे यहाँ पर कोई आएगा वो हमको सिखा देगा, या तो भाई 2-3 संस्कृति रह रही है आपस में एक दूसरे का अदला बदली कर रही है, जो अच्छी चीज़ें उसको ग्रहण कर रही है, बुराइयों को निकाल रही है। ये कई सारी चीज़ें होती है, इसके कारण से होता है। ये बस सारी चीज़ें मैंने बता दी है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन के कई आर्थिक कारक भी हैं। आर्थिक कारकों में जैसे उपभोग की प्रकृति हो गई, उत्पादन की प्रणाली क्या क्या होती है, कैसे होती है, अगर इनमें परिवर्तन हुआ, वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, यानी कहाँ पर जैसे मान लेते कोयला कहीं पर पाया जा रहा था ज़्यादा, अब कम पाया जाता है, या एक प्रकार से अभ्रक कहाँ पर कितना, या इसी प्रकार से, तो ये सब व्यवस्था में मतलब वितरण कहाँ कहाँ पर है। रॉबर्ट बीरस्टीट कहते हैं कि हवा और पानी की तरह सभी व्यक्तियों को भोजन और वस्त्र भी बिना किसी बाधा के मिल जाए तो समाज में कोई समस्या न रहने के कारण सामाजिक परिवर्तन की दशा भी उत्पन्न नहीं होती है। इसके विपरीत व्यवहार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक तमाम प्रकार की जो होती हैं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जिसके कारण क्या होता है कि सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो कुल मिलाकर के जब आपको खाने की आपूर्ति होगी या रहने की आपूर्ति होगी या कई प्रकार की, तो ये सब आर्थिक कारकों में आता है। श्रम कैसे कैसे होता है, श्रम विभाजन में अगर कोई दिक्कत आती है, इससे पहले वर्णाश्रम था, वर्ण नाम और संज्ञा। आप देखते हैं कि ब्राह्मण वस्य मुखामासीत बाहुराज जन्य करता उरुतभ्याम शूद्रो आ जाता है। इस प्रकार पर जो यानी वर्ण व्यवस्था आधारित थी, वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे क्या हो रही, धूमिल हो रही है। नए नए मतलब कि हर व्यक्ति हर काम करने के लिए स्वतंत्र है, आर्थिक नीतियां नई नई बनने लगी हैं। तो ये सब आर्थिक प्रतिस्पर्धाएं बढ़ रही हैं, इकोनॉमिकल कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, और औद्योगिकरण भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री स्थापित हो रही है। इसके कारण से समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो यानी कि आप मान लीजिए कि आर्थिक कारक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है समाज में परिवर्तन करने के लिए, और तमाम प्रकार के और भी कारक जैसे मनोवैज्ञानिक कारक हो गया, ठीक है, सामाजिक सुधार हो गए, ठीक, जैसे कि नानक, कबीर, चैतन्य, वल्लभाचार्य, महर्षि दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये सब सामाजिक परिवर्तन के कारण में खासकर सामाजिक सुधार कर रहे थे समाज में, तो वो भी एक प्रकार सामाजिक परिवर्तन होता है। राजनीतिक कारक है तमाम सारे, भौगोलिक कारक है, ये सब थोड़े छोटे छोटे कारक है, लेकिन फिर भी जो मैंने चीज़ें थी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी। ये तो हो गए 2 टॉपिक्स आपके। अगला आपका आता है, अगला चैप्टर से आपका भाई देखिए सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। सामाजिक परिवर्तन कई प्रकार का, एक तो होता है समाज में उद्विकास होना, एक तो उद्विकास हो गया यानी जिसको आप अंग्रेजी में एवोल्यूशन कहते हैं, एक होता है विकास, ठीक है, और एक होता है प्रगति यानी विकास प्रगति, एक होता है क्रांति। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो कि समाज में परिवर्तन होती हैं, ठीक है, क्लियर होगी बात। यानी एवोल्यूशन, एक विकास, और एक प्रगति, और एक क्रांति, 4 चीज़ें। एक तो उद्विकास यानी कि एवोल्यूशन, एक विकास यानी डेवलपमेंट, एक प्रोग्रेस यानी प्रगति, और एक क्रांति यानी रेवोल्यूशन। ये चारों अलग अलग चीज़ें हैं, बात ध्यान रखिएगा। उद्विकास जो होता है समाज के संगठन और सामाजिक संस्थाओं में अनेक स्तरों के द्वारा धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन जो होता है वो समाज को क्या करता है, सरलता से जटिलता की ओर ले जाता है। यानी कि सरल समाज से जटिल समाज की ओर ले जाना, ये सामाजिक उद्विकास होता है। जबकि पहले का जीवन कितना सरल था, आज का जीवन कठिन है पहले की अपेक्षा, आप देख रही होंगी। इसके अलावा क्रांति क्या हो रही है, क्रांति बहुत, पहले के लोगों को क्या था, बस खाली खाने को मिल जाए बस, बाकी कोई टेंशन तो होती नहीं थी कि शादी करनी है, मोटरसाइकिल लाना है, कार 4 चक्का खरीदनी है, या तमाम प्रकार की चीज़ें करनी है, वो तो कोई टेंशन था उनके पास नहीं। तो ये चीज़ें, इसके अलावा क्रांति जो होती है बहुत तेज़ी से होने वाली, एक प्रकार से एक आकस्मिक घटना, एक आकस्मिक परिवर्तन, एक सडनली एक प्रकार से चेंज हो जाना समाज का, वो होता है क्रांति। तो क्रांति बहुत तेजी से होने वाला एक आकस्मिक परिवर्तन है जो समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को पूरी तरह से क्या कर देता है, एकदम नया कर देता है। तो ये होती क्रांति, जैसे कि औद्योगिक क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, ये सब क्रांतियाँ जो है 1857 की क्रांति भारत की, ये सब क्रांति हुई, ठीक। इसके अलावा विकास की अगर बात की तो उससे भी समाज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। इसके अलावा बात की जाए डेवलपमेंट की यानी कि विकास की, डेवलपमेंट जो होता है भाई उसका मतलब होता है नई प्रौद्योगिकी के प्रभाव से होने वाले उन भौतिक परिवर्तनों से होता है जिनका उद्देश्य समाज को अधिक शक्तिशाली, क्या, अधिक से अधिक शक्तिशाली और समृद्ध बनाना होता है। यानी कि जो विकास होता है, आप पहले कुछ और था आपके पास और आज कुछ और है, यानी विकास हो रहा है, ठीक। यानी कि आपकी क्वालिटी में विकास हो, आपकी क्वांटिटी में विकास हो, आपके मूल्यों में विकास हो, आपके मापदंडों में विकास हो, आपके नैतिक मूल्यों में विकास हो, यानी किसी प्रकार का विकास, आपके शारीरिक विकास, भावात्मक विकास, ये सब विकास हो गए आपके, ठीक है। और इसके अलावा मेंटल विकास,
तो ये सब होते, बुद्धि का विकास हो गया, तो विकास ये सब चीज़ें होती हैं। इससे भी समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, ये भी सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है। इसके अलावा प्रगति, यानी जिसको हम अंग्रेजी में प्रोग्रेस बोलते हैं। प्रोग्रेस की अगर बात करें हम, प्रोग्रेस जो होता है परिवर्तन का एक ऐसा रूप होता है मेरे भैया कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त जो लक्ष्य होता है और जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनकी दिशा की ओर होता है, जिसके द्वारा हम अपनी भौतिक और सांस्कृतिक दशाओं में सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मेरे मतलब ये, प्रगति का मतलब होता है प्रगति को अंग्रेजी में प्रोग्रेस करना, ठीक, एक प्रकार से डेवलपमेंट की तरह है, लेकिन डेवलपमेंट एक अलग तरीके से है। ये प्रोग्रेस जो होता है थोड़ा अलग होता है। ये लक्ष्य जो होता है, यानी कि हम मान लेते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि हम 2025 तक जो है एक प्रकार से एक अच्छा काम करेंगे। 2025 तक मोदी जी चाह रहे हैं कि सभी हर घर में एक रोजगार होगा। अब मान लेते हैं हर घर में एक रोजगार हो गया, उसके बाद में एक घर में दो रोजगार भी हो गया, ठीक, यानी कि मान लेते हैं कि जो है शौचालय बनवाने का एक प्रकार से पूरे भारत का था मोदी जी के पास। अब मान लेते मोदी जी ने सोचा कि हर घर शौचालय होना चाहिए, तो उसमें अगर उन्होंने हर घर शौचालय बना दिया, 2025 तक लक्ष्य था और 2024 में ही बना करके कंप्लीट कर दिया, तो एक प्रकार से ये प्रोग्रेस है। ये क्या है? प्रोग्रेस, यानी कि पहले से जो धारणा हमने बनाई थी उससे पहले ही हमने कंप्लीट कर लिया, या जो धारणा थी उससे अधिक हमने मतलब जो है चीज़ें ग्रहण कर ली। यानी हमको ग्रहण करना था 1 किलो चीनी, मान लेते हैं हमको 1 किलो चीनी लेना था और मैंने उतने ही पैसे में 3 किलो चीनी ले ली, तो ये मेरी प्रोग्रेस है, ठीक। ये क्लियर हो गई चीज़ें। तो ये हो गई चारों चीज़ें, मैंने विकास, क्रांति, इसके प्रगति और इसके अलावा मैंने उद्विकास, सभी को विधिवत तरीके से समझा दिया, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके सभी के अंतर को लेकर के जो प्रश्न आते हैं मैं उसको बता दूंगा। प्रगति जो होती है किसी भी ऐसे परिवर्तन से होती है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त दिशा की ओर होता है, जबकि जो विकास होता है उन परिवर्तनों से इसका संबंध होता है, जैसे आर्थिक साधनों और प्रौद्योगिकी में जो परिवर्तन होता है उसको हम विकास कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें होती हैं। इन सभी में अंतर को लेकर के मैं जो है वीडियोस बनाऊंगा, परेशान मत होइएगा, सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा किस किस तरीके से होता है। यहाँ तक ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगला पॉइंट्स आपका है जो है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कौन कौन से? एक होता है रेखीय सिद्धांत, यानी जिसको आप लाइनर सिद्धांत कहते हैं। एक है चक्रीय सिद्धांत, यानी साइकिल मतलब की एक प्रकार से जो साइक्लिक सिद्धांत होता है, या जननांकिकीय, एक डेमोग्राफिक, एक प्रकार से एक होता है आर्थिक, तो ये होता है यानी कि कुल मिलाकर के इकोनॉमिक। तो ये तमाम प्रकार के सिद्धांत हैं। वैसे सामाजिक परिवर्तन क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ, ये सब एक प्रकार से यही सब एक चक्रीय आधार उसको ही प्रदान किया था, जीन बोर्डिन कहते हैं, जीन बोंदा जिसको कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके समाज में एक प्रकार सिद्धांत आते हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए। मैंने आपको रेखीय सिद्धांत बताया था, चक्रीय सिद्धांत एक रेखा में जब परिवर्तन होता है, जैसे कि एक कोई मान लेते हैं कि हमको आविष्कार में यानी एक विकास हो रहा, आविष्कार हुआ, तो धीरे धीरे क्या होता है निम्नता से उच्चता की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक। इसके अलावा क्या होता है, एक जो है चक्रीय परिवर्तन होता है, इसमें क्या होता है इस प्रकार से, जैसे जनसंख्या कभी बढ़ जाती कभी घट जाती, कभी बढ़ जाती कभी घट जाती, उत्पादन के साधन कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, यानी इस प्रकार का परिवर्तन जो कि कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो ये होता है एक प्रकार से एक तरंगीय परिवर्तन, द्वितीय प्रतिमान के तहत होता है। और एक होता है आपका जैसे एक होता है आपका साइक्लिक परिवर्तन, यानी कि चक्र में जैसे मौसम परिवर्तन हुआ, ठीक है। ये सब चीजें सामाजिक परिवर्तन में आप देखिए रेखीय सिद्धांत में हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत आता है, ठीक है। उन्होंने एक सरल समाज बताया, एक संश्लिष्ट समाज बताया, एक दोहरे संश्लिष्ट समाज को बताया, एक उच्च संश्लिष्ट समाज बताया, 4 समाज के बारे में बताया। कुल मिलाकर के इनके द्वारा जो दी गई है विशेषता बताई गई उसके बारे में हम समझेंगे, बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप अभी थोड़ा सा जान लीजिए जो मैंने बताया। इन चीज़ों को अगर आप तैयार कर लेंगे निश्चित तौर पर आपको एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इसके अलावा मार्गन का सिद्धांत भी है। मार्गन महोदय जो है एक प्रकार से उनकी एक पुस्तक है प्राचीन समाज, एंसेंट सोसाइटी, इनकी एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने जंगली युग के बारे में बताया, उसमें भी निम्न अवस्था, मध्यम अवस्था, उच्च अवस्था बताया, और बर्बरता का युग बताया, उसमें भी निम्न अवस्था बताया, मध्यम अवस्था बताया, उच्च अवस्था बताया, सभ्यता का युग बताया। तो इन सभी ये मार्गन का कैटेगराइजेशन था। कॉम्ट का सिद्धांत भी आप देखिएगा, ये भी एक प्रकार से एक रेखीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कॉम्ट का इन्होंने धार्मिक स्तर, तात्विक और गुणवाची स्तर और प्रत्यक्ष और वैज्ञानिक स्तर, इन 3 कैटेगरी में मनुष्य के विकास को बांटा। कुल मिलाकर के इसकी आलोचना सब हम करेंगे। इसके अलावा बेबलिन का सिद्धांत, मार्क्स और बेबलिन की तुलना भी की जाती है। तो इन सभी चीज़ों के हिसाब से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आप देखिएगा बेबलिन का जो सिद्धांत है ये मार्क्स के सिद्धांत से थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो कुल मिलाकर के बेबलिन का ये सिद्धांत, ये सब लाइनर सिद्धांत ही हैं।
कॉम्ट का सिद्धांत, वेवलिन का सिद्धांत, मार्क्स का सिद्धांत, ये सब। इसके अलावा सामयिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की अगर बात की है तो जो है स्पेंगलर का चक्रीय सिद्धांत, स्पेंगलर महोदय ने चक्रीय सिद्धांत बताया। पेट्रिम सोरोकिन ने भी सांस्कृतिक सिद्धांत बताया जो भी एक चक्रीय भांति से होता है। इसके अलावा और भी चक्रीय सिद्धांत में जैसे टाइनबी हो गए, ठीक है, इसके अलावा परेटो हो गए, ये सब चक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। चक्रीय सिद्धांत के एक प्रकार से उसमें महत्व स्थापित करते हैं। चक्रीय और रेखीय सिद्धांतों में हम अंतर को भी समझ लेंगे टाइम आने पर। ओके, परेशानी नहीं, मिड टर्म की परीक्षा को आपको बस थोड़े से चीज़ों को जान करके दे देना है। अब आसानी से मैंने कुछ मात्रा में आपके जो है डाउट को क्लियर करा और तमाम प्रकार की चीज़ों को समझा। सामयिक परिवर्तन के जननांकिकीय सिद्धांत भी हैं, उनमें जैसे माल्थस का जो जनसंख्या संबंधी सिद्धांत है उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा हमको जैसे कि जो है डबलडे और कोरोडो गिनी का द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, ये सब जनसंख्या से रिलेटेड है। थॉमस डबलडे और कोरोडो गिनी इन लोगों ने दिया। इसके अलावा आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत है, प्रोफेसर सिजबिक और प्रोफेसर एडविन कैनन, इन लोगों का योगदान रहा इसमें। ठीक, तो आदर्श जनसंख्या के हिसाब से मतलब कि जनसंख्या के हिसाब से किस प्रकार से सामयिक परिवर्तन के सिद्धांत जनसंख्या के द्वारा। इसके अलावा आप देखिएगा हेनरी जॉर्ज का सिद्धांत हो गया, जननांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत हो गया। ये सब सिद्धांत ऐसे हैं जो कि जनसंख्या से, नोटिस्टीन का सिद्धांत है। इसके अलावा आप देखिएगा मार्क्स का जो संघर्ष है उसका आर्थिक सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स का जबरदस्त सिद्धांत है। तो इन सभी सिद्धांतों के बारे में हमको जानना है। तो ये सब सिद्धांत आपके पूछे जाते रहते हैं एग्जाम्स में। वैसे मार्क्स कहते हैं कि सामयिक परिवर्तन का क्रम जो रहा होगा, पहले प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हुआ, उसके बाद में उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन हुआ, फिर उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन हुआ, आर्थिक संबंधों में परिवर्तन हुआ, वर्ग संघर्ष का फिर जन्म हुआ, उसके बाद में समाज की अधिसंरचना में परिवर्तन हुआ, यानी और इस प्रकार से एक सामाजिक परिवर्तन आकर के हो गया। ठीक, यानी कि एक इन्होंने क्या बताया, पूरी व्यवस्था बता दी कि सामाजिक परिवर्तन किस किस भांति से होता है। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत एक लंबा चैप्टर है, इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो बस इन 4 टॉपिक्स को और शुरुआती 2 चैप्टर्स जो मैंने पढ़ा दिए हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, बस वहीं से आपके प्रश्न फंस जाएंगे, कहीं पर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सामाजिक परिवर्तन के प्रकार जो मैंने विकास, प्रगति और एक प्रकार से जो है विकास और प्रोग्रेस, यानी कि जो है क्रांति, यानी कि जो इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन, तो ये सब मैंने बता दिया। आसानी से आपकी चीज़ें समझ में आई हुई होंगी और निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा और इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर आपके मंतव्यों को हमने समझा, आप लोगों के लगातार प्रयास से लगातार आप लोगों ने कहा कि सर जी कुछ ना कुछ दीजिए मिड टर्म की परीक्षा के लिए, और किस सब्जेक्ट के चाहिए आपको, उसका मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा, जिस प्रकार से जिस तरीके से मैंने इस पर एक रिवीजन तरीके से आपको दिया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए सभी दोस्तों के पास। धन्यवाद आप सभी का। चलिए गुड नाइट, आई लव यू, टेक केयर, आई लव यू। ओके, चलिए फिर कल से आपकी क्लास पुनः प्रारंभ होती है। धन्यवाद।